चलो पढ़ो। व्यक्ति विवेक कारणा प्रकृतम काव्यस्यात्मनि अंगिनी रसाद रूपे न कस्यचिद् विमते इति ध्वनि कारणा प्रकृतम नहि कवेरित वर्तमात्र निर्वाहेण आत्मपदलाभः इतिहासादेव तत्सिद्धेः। हाँ, आचार्य महिम भट्ट व्यक्ति विवेककार, व्यक्ति विवेक ग्रंथ है, उसमें उसके आचार्य महिम भट्ट है। ठीक है। तो व्यक्ति विवेक में आचार्य महिम भट्ट ने ध्वनि का खंडन किया है, ध्वनि का अनुमान में अंतर्भाव किया है। ठीक है ना। तो चलिए वो तो वहाँ की बात है, यहाँ जो प्रकरण में है क्या, हाँ, आचार्य महिम भट्टे ने व्यक्ति विवेक कारण काव्यस्यात्मनि अंगिनी रसाद रूपे काव्य की आत्मा जी के रूप में जो रस है, तो उसके विषय में न कस्यचित विमति, किसी भी आचार्य की उसमें कोई विमति नहीं है। समझ रहे हो नहीं। तो रस जो है काव्य की आत्मा है, इसको सारे आचार्य मानते हैं, इस पक्ष में किसी को कोई विवाद नहीं है। हाँ, सारे लोग जो है इस बात को मानते हैं, इसमें किसी को कोई विप्रतिपत्ति नहीं। हाँ। आगे लिखा हुआ ध्वनि कारेण प्रकृतम नहीं कवेरित वर्तमात्र, ध्वनि कारेण, क्योंकि ऐसा आचार्य आनंद वर्धन ने भी कहा है। हाँ? क्या कहा है? नहीं कवेरित वृत्तमात्र निर्वाहेण, इत वृत्तमात्र निर्वाहेण आत्मपद लाभ है। कवि का कैसा वो होना चाहिए? कहा इतवृत्त मतलब होता है चरित्र। हाँ? कवि को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मात्र इतवृत्त माने चरित्र लिख देने से क्या नाम से कवित्व पद की उसको पदवी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इतवृत्त मात्र लिख देने से तो इतिहास पुराण से भी क्या नाम से उसकी सिद्धि हो जाती है। चरित्र इत्यादि का जो वो होता है, इतिहास पुराणादेव तत्सिद्धि, हाँ, वो सब चीजें इतिहास पुराण से भी क्या नाम से सिद्ध हो जाती हैं। तो कवि का ये धर्म नहीं होता है कि वो क्या नाम से इतवित्र माने चरित्र का ही वर्णन करके वो कवित्व की पदवी पा सकता है। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। समझ रहे हो नहीं। तो कवित्व शक्ति जो है केवल चरित्र मात्र लिख देने से नहीं प्राप्त हो जाती है, कवि की पदवी उसको नहीं प्राप्त हो पाती है। इसलिए चूंकि वो तो इतिहास पुराण से भी सिद्ध हो सकती है, किसी के चरित्र के विषय तत्सिद्ध है। नरतरी प्रबंधांतरवर्तिनाम केशांचिन्नी रसानाम पद्यानाम काव्यत्वम न स्यादिति चेत। सुनिए, कहा भाई जब आप कहेंगे कि रस से युक्त होना चाहिए, आप ही ने कह रहे हो, तो कहा कि इस प्रबंध माने इस ग्रंथ में, पूरे ग्रंथ में तो सारे रस युक्त होने चाहिए, तभी वो काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किए गए। कहा भाई कभी कभी जैसे मान लीजिए दूध है कि नहीं, मान लीजिए कि एक बाल्टी दूध है, तो दूध में पानी मिला दिया, वो भी दूध की तरह हो जाता है पानी। लेकिन पानी है, दूध है। बात समझे कि नहीं। तो उसी तरह से, या दूध में क्या नाम से कोई नींबू अगर मिला दिया तो फट जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से ये दूध पूरा बेकार हो जाता है। किसी ने ये शंका किया कि प्रबंध में अगर आप ऐसा मानोगे तो सारे प्रबंध माने सारे ग्रंथ में अधिकतर रस युक्त मान लीजिए पद्य हैं, आप कुछ उसमें नीरस पद्य भी हैं। तो जो नीरस पद्य होंगे तो उस प्रबंध के अंतर्गत वो नीरस पद्य भी आ जाएंगे, तो वो भी क्या नाम से कैसे काव्य हो पाएंगे, ये प्रश्न हुआ। समझ रहे हो नहीं। कहने का मतलब किसी ने कहा कि जितने लोग हैं ये सब शरीफ लोग ही यहाँ आ सकते हैं, और जो शरीफ नहीं है वो आ गए तो कहा कि शरीफों के बीच में है, अगर एक दो मतलब शरीफ नहीं भी हैं, तो उन शरीफों के बाहुल्य से उनकी भी शरीफता होगी कि ये लोग भी अच्छे लोग होंगे। जजों के बीच में अगर बैठा दीजिए किसी उसको, तो लोग न जानने वाले लोग तो यही नहीं समझेंगे कि ये जज जैसे होंगे, अधिकारी होंगे, उनके बीच में बैठे हुए हैं। वैसे जो सरस पद्यों के अंतर्गत नीरस पद्य हैं, उनको कैसे काव्य माना जाए, ये प्रश्न है।
चलो पढ़ो कैसे फिर से। न रश्वत पद्यांतर्गत नीरस पदानामिव हाँ। पद्य रसेन प्रबंध रसेनैव तेषां रश्वत्तांगीकारा हाँ यत्तु नीरसेषु गुणा व्यंजक वर्ण सद्भाव दोषा। सुनो, कहा कि जैसे प्रबंध के अंतर्गत, जी तो कहा कि देखिए व्यवहार प्रधान में होता है। व्यवहार कहाँ होता है? जैसे जैसे हम बताते हैं आपको प्रधान में कैसे व्यवहार होता है। जैसे मान लीजिए लोग कलिंग साहित्य है, जैसे कहते हैं ना कि इस जगह के लोग बड़े, काशी के लोग बड़े विद्वान होते हैं, तो काशी तो एक भूभाग का नाम है। जी हाँ, जी तो काशी में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़े विद्वान होते हैं। जी ये क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जो काशी में रहता है सभी विद्वान होते हैं। काबुल में सब घोड़े ही होते हैं, जी तो घोड़े ही नहीं होते। काशी में सब विद्वान नहीं होते हैं। अर्थात विद्वान के अतिरिक्त कम विद्वान भी लोग होते हैं। ऐसा भी होता है ना, सारे लोग विद्वान नहीं हो सकते, लेकिन अधिकतर लोग विद्वान होते हैं। प्राधान्य व्यपदेशा भवन्ति। हाँ, जी तो व्यपदेश माने व्यवहार, प्रधान रूप में, प्रधान में ही व्यवहार किया जाता है। तो काशी में आने वाले या काशी के पंडित बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ये बात बाहुल, मतलब उनकी बाहुल्य से प्रतीत होता है। अधिकतर लोग विद्वान होते हैं जी और कुछ लोग नहीं भी होते हैं। जी तो लेकिन फिर भी कुछ जो नहीं भी होते हैं उन विद्वानों के बाहुल्य से उनकी भी विद्वत्ता सिद्ध हो जाती है। काशी में रहने वाले सभी विद्वान हैं, सभी पूजनीय हैं। बात समझ रहे हो नहीं? जी, जी। उसी तरह से प्रबंध के अंतर्गत आने वाले जो नीरस पद्य हैं, वो सरस पद्यों के प्रभाव से वो नीरस पद्य भी सरस मान लिए जाते हैं। समझ गए कि नहीं बात? जी तो इसलिए क्या नाम से नीरस पद्यों को भी सरस पद्यों में भी उनकी परिगणना कर ली जाती है। जी यत्तु नीरसेषु गुणा व्यंजक वर्ण सद्भावा दोषाभाव अलंकार सद्भावाच्च काव्य व्यवहारः सरसादिनः काव्यबंध साम्यात् गौड़ एवं। हाँ, तो कहा कि एक चीज ये बताइए कि जब ये क्या नाम से रसाभिव्यंजक, जो क्या नाम से क्या कहे, रसाभिव्यंजक वर्ण सद्भावा दोषाभाव अलंकार सद्भावाच्च। हाँ, तो कहा कि देखिए जो क्या नाम से रसाभिव्यंजक जो वर्ण होते हैं वो दोषों का अभाव हो, अलंकारों से युक्त हो। समझ रहे हैं ना? जी, जी। जो इस तरह के व्यवहार किए जाते हैं वो गौण व्यवहार है, माने मुख्य व्यवहार नहीं है। अगर रस रूप में अगर आप कहोगे सब रसे ही आत्मा है, तो ये जो अलंकार व्यवहार होता है, दोषाभाव का ये सब होता है, तो इसको क्या कहा जाए? इसको क्या कहेंगे? कहा इसका गौण व्यवहार होगा, क्योंकि रस के अभिव्यंजक ये भी होते हैं। तो जो रस के अभिव्यंजक होते हैं, जो व्यवहार होता है, ये इसके मुख्य व्यवहार न होकर के गौण व्यवहार होते हैं। गौण माने अप्रधान रूप से इनकी क्या नाम से व्यवहार किया जाता है, उसी को गौण व्यवहार कहते हैं शास्त्र की दृष्टि से। हाँ, शास्त्र की परिभाषा में उस बात को गौण व्यवहार कहा जाता है। तो कहने का मतलब है जैसे प्रधान पिता होता है, लेकिन चाचा भी पिता जैसे होता है, तो वो अप्रधान है नहीं, लेकिन व्यवहार तो होता है ना कि चाचा जी हैं, पिताजी हैं, पिता जैसे हैं, तो वो अप्रधान व्यवहार। उसी तरह से यहाँ भी जो है वो मुख्य व्यवहार न होकर के गौण व्यवहार हुआ करता है। हाँ। यत्तु वामनेन उक्तम रीतिरात्मा काव्यस्य, यत्तु वामनेन उक्तम रीतिरात्मा काव्यस्य, जैसा कि आचार्य वामन ने कहा। आचार्य वामन के मत में काव्य क्या है? कहा रीतिर आत्मा काव्यस्य। हाँ, रीति जो है काव्य की आत्मा है, ध्वनि होनी नहीं, रीति जो है काव्य की आत्मा है। समझ रहे हो नहीं? तो रीति जो है क्या, जैसा हमने आपको बताया, कभी कभी ये बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अंधों का एक वो है, अंधों का मान लीजिए एक गांव है, तो किसी ने कहा कि क्या नाम से हाथी आया, तो हाथी, अंधों ने हाथी को मान लीजिए स्पर्श किया, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा, तो जो जैसे पकड़ा उसको ऐसा अनुभव हुआ कि हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है। तो तत्त आचार्यों ने भी अपने अपने ज्ञान चक्षु से जैसा अनुभव किया काव्य के विषय में, वैसे वैसे क्या नाम से ये परिभाषा बताए कि उनका अपना अनुभव है कि भाई ठीक है, काव्य की आत्मा ध्वनि नहीं है, काव्य की आत्मा क्या है? रीति है। अब चलो, रीतिरात्मा काव्यस्य इति तन्न रीते संगठन, कहा इति तन्न, ऐसा आचार्य वामन ने जो कहा वह उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? कहा अवयव संस्थान
रीते संगठना विशेषत्व। हाँ, रीते संघटना विशेषत्वात्। जी। रीति क्या है? हाँ, रीति किसे कहते हैं? कहा संघटना विशेषत्वात्। जी। हाँ, जी। रीति संघटना विशेष है, संघटना विशेष को रीति कहते हैं। हाँ, संगठना याश्च वयो संस्थान रूप। कहा संघटना क्या है भाई? जी। एक जने कहन की इंद्र के पर्यायवाची, कहन मघवा, कहन मघवा को पर्यायवाची, कहन बिडौजा। समझा गया है? तो कहा पहले रीति नहीं समझ में आ रही तो संघटना बताए, और जब संघटना पूछ रहे हैं तो कह रहे हो ये है, तो क्या है ये तो जाना जाए संघटना। जी। तो कहा संघटना क्या? अवयव, अवयव संस्थान विशेषवत। हाँ। हमने एक दिन बताया भी था, अवयव संस्थान विशेष का नाम है संघटना। जी। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य की जो एक शरीर है, काव्य पुरुष है, जी। उस पुरुष में किन शब्दों को कहाँ कैसे सन्निवेशित करना है, जी। इसी का नाम है रीति। जैसे हाथ को कहाँ लगाना, अगर हाथ को यहाँ न लगा करके, अंगुली यहाँ न लगा करके आपके मत्थे में लगा दी जाए, तो वो किन अवयवों को कहाँ सन्निवेश करना है, तो जहाँ जिस अवयव को सन्निवेशित करना है उसी से उसकी शोभा है। जी। ठीक है? जी। अगर उस उंगली को आपके कान में लगा दिया जाए, कान को अंगुली के स्थान पर लगा जाए, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अवयव संस्थान, अवयवों का जो स्थान है, जी। सम्यक स्थान, उनमें विशेष रूप से उसको सन्निवेशित करना ही संघटना है। समझ रहे हो नहीं? जी। जी। तो वो तो संघटना विशेष है। हाँ, संगठना याश्च वयो संस्थान रूपत्वात् आत्मनश्च तद्भिन्नत्वात्। आत्मनश्च तद्भिन्नत्वात्। ये। अब आत्मा उससे भिन्न चीज है। आत्मा क्या है? उससे भिन्न। अवयव समूह ही अवयवी है। जी। हाथ पैर नाक मुंह आंख, ये सब क्या है? अवयव हैं। और शरीर क्या है? अवयवी है। अवयव अस्ति अस्ति अवयवी। अवयव जहाँ पर रहा करें उसको क्या कहते हैं? अवयवी। तो अवयवी तो पुरुष है, तो ये पुरुष और अवयव से भिन्न, अवयव और अवयव से भिन्न क्या है? आत्मा। तो आत्मा उससे भिन्न चीज है, इसलिए रीति को काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता है। समझ रहे हो नहीं? आत्मा उससे भिन्न चीज है। आत्मा चेतन निष्ठ धर्म है, और ये अवयव जो है ये सब शरीर क्या नाम से, शरीर के एक पार्ट हैं जिसे कह सकते हो। हाँ, ठीक है। यच्च ध्वनिकारेणोक्तम अर्थः सहृदय श्लाघ्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः। जैसा आचार्य आनंदवर्धन ने भी कहा है कि जो अर्था सहृदय श्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतिमानाख्यौ तस्य भेदौ उभौ अस्मृतौ। जी। यही है ना? हाँ। कहा कि जो अर्था सहृदय श्लाघ्य जी। वाच्य प्रतिमानाख्यौ। हाँ? जी। ध्वनि के दो भेद, ठीक है ना? हाँ। तो कहें जो अर्थ है, जो अर्थ जो है जी। सहृदय, जे खलु सहृदया संति काव्य तत्व वेत्तारः जे खलु संति। जो काव्य के तत्वों के जानकार हैं, जी। ऐसे जो सहृदय लोग हैं, हाँ? जी। तो जिस अर्थ की श्लाघ्या प्रशंसनीय है, अर्थात जो सहृदय श्लाघ्य अर्थ हैं, जी। हाँ? जी। काव्यात्मेत व्यवस्थित, काव्य की आत्मा के रूप में वो व्यवस्थित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? कहा दो हैं, एक वाच्य प्रतिमान आख्यौ, एक वाच्य और दूसरा प्रतिमान। प्रतिमान तस् भेदौ उभौ स्मृतौ। तस् माने ध्वनि, ये ध्वनि के दो भेद कहे गए हैं। उभौ स्मृतौ, हाँ, ध्वनि के दो भेद कहे गए हैं। जो सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय अर्थ हैं, वो ध्वनि के दो भेद बतलाए गए हैं। ठीक है? कौन कौन? एक वाच्य और एक प्रतिमान। एक प्रतिमान। ठीक है ना? जी। तो प्रतिमान अर्थ, हाँ, जिसे व्यंग्यार्थ भी कह सकते हैं। जी। कहा कि वाच्य तो ये तो आपके कथन से विरोध हो रहा है। जी। चलिए, अत्र वाच्य अर्थ जो है कैसे प्रतिमान हो सकता है, यह प्रश्न है। जी। हाँ? जी। तो सहृदय श्लाघ्य प्रशंसनीय है। तो चलिए, ये यहाँ गंभीर विषय है, इसको हम बाद में बताएंगे। आगे लिखा है अत्र वाक्यात् मत्तम काव्यस्यात्मा ध्वनि इति स्ववचन विरोधादेव। हाँ, वही बात है। अत्र वाच्यत्वम काव्यस्यात्मा ध्वनि। यदि वाच्य और क्या नाम से प्रतिमान दो भेद हैं, तो प्रतिमान तो थे, काव्य की आत्मा वाच्य कैसे हो सकती है? काव्यस्यात्मा ध्वनि जो सिद्धांत है आपका, तो वाच्य जो है काव्य की आत्मा तो हो नहीं सकती। हाँ? तो जो आपने कहा है काव्य की आत्मा ध्वनि है,
तो वाच्य अर्थ काव्य की आत्मा कैसे हो सकती है? इस वचन से आपका स्वयं विरोध हो रहा है। समझ रहे नहीं? इस वचन से आपका स्वयं विरोध हो रहा है। हाँ, तत्किं पुनः काव्यम इत्युच्यते वाक्यम रसात्मकं काव्यम। बस करो, इसको पढ़ा दें और बस करके बहुत कहिए, पढ़ा दें। ये हाँ? वाला दूसरा कल हो जाएगा। पढ़ा दो। कितना मिनट मिला? कितना मिनट? 17